क्या आपका सपना भी है आईएएस आईपीएस अधिकारी बनना? क्या आर्थिक तंगी बन रही है आपकी राह में अड़चन? बस अब नहीं, अब यूपीएससी की कोचिंग एकदम निशुल्क हमारे सत्यम सर टीम के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका सत्यम शर्मा अपने यूट्यूब चैनल सपनों के अधिकारी आईएएस में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 पर। पार्ट 1 की मैंने वीडियो आपको दी थी, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी समस्या आ गई थी, इस वजह से आधी रह गई थी। ठीक है ना, आप पार्ट 2 के वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 2, ठीक है, सौरमंडल में पृथ्वी, कक्षा 6 की किताब है, एनसीईआरटी भूगोल। ठीक है, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। इतना मैं पढ़ा चुका हूँ पहले लेक्चर में, अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सूर्य, चंद्रमा में सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे क्या कहलाती हैं? आपकी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य भी एक खगोलीय पिंड ही है और तारा भी एक खगोलीय पिंड भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, ये अपनी ऊष्मा तथा इनके पास अपना प्रकाश होता है। ठीक है, जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है ना, और इन खगोलीय पिंडों को हम तारा भी कहते हैं, जैसे मैंने भी बताया। और सूर्य भी एक तारा है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य क्या एक तारा है? तो आप सभी को कहना है हाँ, सूर्य एक तारा है, क्योंकि सूर्य के पास अपनी ऊष्मा होती है, जिससे ऊष्मा का मतलब गर्मी, हीट जिसको हम बोलते हैं, आप साइंस में पढ़ोगे। और उसके पास खुद का अपना प्रकाश भी होता है ना, और वो एक खगोलीय पिंड भी होता है, इसलिए सूर्य एक तारा है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। रात्रि के समय आसमान में, ठीक है, रात्रि के समय आसमान में अनगिनत तारे सूर्य के समान ही चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते। अर्थात देखो, ये जो लड़की है ये तारों से कितनी दूरी पर खड़ी है, लेकिन इसको इनकी ऊष्मा, जो इनकी चमचमाहट है, वो इनकी प्रतीत नहीं हो रही कि कितने तेज चमक रहे हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और इनके आप प्रकाश को महसूस भी नहीं करते, लेकिन वे हमें अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, देखो कितने छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुछ दूरी पर देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, जैसे अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी हमें कितना छोटा दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों को दिखाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। देखो ये कितनी सारी, अगर मैं आपको इधर ले जाने की कोशिश करूं, देखो कितनी सारी आकृतियां आपको दिख रही होंगी अलग अलग, है ना। ये आकृतियां, ठीक है, ये आकृतियां आपकी क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल। क्या कहलाती है आकृतियां आपकी? नक्षत्र मंडल। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है ना, कि आसमान में रात्रि के समय तारों की विभिन्न आकृतियां आपकी क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल। ठीक है, सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे। रात्रि के समय आसमान की ओर विभिन्न आकृतियों द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं, और सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्सा मेजर, बिग बियर, इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम सप्तऋषि। देखो मैं सप्तऋषि को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सप्तऋषि को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो तारों 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 तारों का समूह। देखो यह चित्र से ही समझो, 7 तारों का समूह आपका कहलाएगा, 7 तारों का समूह, 1 मिनट, 7 तारों का समूह आपका कहलाएगा सप्तऋषि। ठीक है बच्चों, 7 तारों का समूह आपका कहलाएगा सप्तऋषि। सप्तऋषि या 7 तारों का समूह है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट होती है आपकी, जो कि यूपीएससी पूछती है, 7 तारों का समूह। ठीक है,
7 तारों का समूह। ये इम्पोर्टेंट बात आपकी आती है, इसलिए सभी बच्चे इस बात को इम्पोर्टेंट लिखेंगे, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट यानी देखो चित्र से ही समझ जाओ, ये 7 तारों का समूह जो आपको दिख रहा है ये क्या कहलाता है, आपका सप्तऋषि कहलाता है, ठीक है। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने चित्र से ही आपको सब चीजें समझा दी हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राचीन समय में, ये आपको एक और चीज समझा देता हूं मैं। मान लीजिए ये एक लड़की है चंदा और ये ध्रुव तारा है, ठीक है। ये ध्रुव तारा है, ठीक है। तो मैं इसके बीच आपको कनेक्शन समझा देता हूँ कि ध्रुव तारे का इससे क्या मैटर है ना। तो उसमें अगर हम जाते हैं तो आपको एक परिभाषा पढ़नी होती है, ठीक है। मैं आपको एक परिभाषा पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, ठीक है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, ध्रुव तारा जिसे कहा जाता था, ठीक है। तो ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में निकलता है, उत्तर दिशा में। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है जो यूपीएससी पूछती है कि जो ध्रुव तारा है वो कौन सी दिशा में निकलता है। तो आप सभी नोट कर लीजिए, जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर दिशा में निकलेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्रुव तारा हमेशा कौन सी दिशा में निकलेगा, उत्तर दिशा में निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। यह हमेशा एक ही स्थान पर आपका रहेगा, ठीक है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि सप्तऋषि के मंडल संकेतक तारों को आपस में मिलाए तो एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड यानी आप ग्रह के बारे में बात करते हैं, आप सभी ध्रुव तारे को समझ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ से मैं आप सभी को लिखवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन आता है कि ध्रुव तारा हमेशा एक ही दिशा में निकलता है, एक ही दिशा में निकलता है। वो दिशा कौन सी होती है, हमेशा आपकी उत्तर दिशा, ठीक है। उत्तर दिशा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप समझ चुके होंगे इतना सब कुछ। ये आपका सप्तऋषि हो गया, ये आपके विभिन्न नक्षत्र मंडल हो गए और ये आपका ध्रुव तारा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश एवं अपनी उष्मा नहीं होती। कुछ खगोलीय पिंडों में क्या होता है, अपना प्रकाश एवं अपनी उष्मा नहीं होती, यानी ना तो उनमें, मान लीजिए ना तो उनमें लाइट होती है। जैसे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, प्रकाश जैसा तारों में होता है ना, और जैसा सूर्य में होता है ऐसा उनमें नहीं होता। और वे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, आपके ग्रह कहलाते हैं। बहुत अच्छी डिफिनेशन है ग्रह, यानी जिनमें प्रकाश नहीं होता और जिनमें लाइट भी नहीं होती, यानी जिनमें क्या होता है, प्रकाश नहीं होता और जिनमें उष्मा नहीं होती, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, आपके ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। इतनी डिफिनेशन आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो उसके बारे में और देखते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसे प्लेटिनम कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेटिनाइन शब्द से बना है जिसका अर्थ परिभ्रमक होता है, ठीक है। यह परिभ्रमक चारों ओर घूमने वाला होता है जो पृथ्वी पर घूमते रहते हैं, है ना, जिस पर हम रहते हैं। एक ग्रह है, पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया। पृथ्वी आपका एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी एक ग्रह है जो अपना संपूर्ण प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है और इसके सबसे नजदीक क्या है। देखो एक क्वेश्चन तो ये आ गया आपका, पृथ्वी क्या है, एक आपका ग्रह है। पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में से बन गया, पृथ्वी क्या है, आपका एक ग्रह है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से निकलता है, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, ठीक है ना, जो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा में देखने पर चमकता हुआ प्रतीत होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको चित्र समझाने की कोशिश करूं तो मोबाइल को थोड़ा मुझे चेंज करना होगा, क्योंकि इस चित्र में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो ये ज़्यादा बड़ा चित्र है, तो
इस चित्र में आपको कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। ये शुक्र है आपका, ये पृथ्वी है ना। ये सब चीजें मैं आपको एक लैंग्वेज में समझाता हूँ नीचे, ठीक है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। तो सभी बच्चे इसको नोट कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। आसमान में दिखने वाला एक चंद्रमा उपग्रह है। ये आपसे ऑप्शन में पूछ ले तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है। क्लियर है इतना पॉइंट? यह हमारी पृथ्वी के सहचर है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के अन्य 7 ग्रह हैं, जैसे सूर्य जो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, जैसे सौर मंडल हम पढ़ते हैं, ठीक है। आप जानते हैं सूर्य देवता कहा जाता है और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है, जिसे सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग हम अधिक शब्दों के लिए लिखें, ये बता रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर हम सौर मंडल को अब पढ़ते हैं, ठीक है। यानी सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तो कुछ अन्य खगोलीय पिंड है जिनमें उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। जैसे हम एक परिवार का नाम दे देते हैं सौर परिवार का, जिसका मुख्य क्या उन्हें सूर्य है, ठीक है। तो हम सूर्य के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। सूर्य के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। सूर्य के बारे में अगर हम पढ़ने चलते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में क्या होता है? स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है, ठीक है। इसका खिंचाव बल इसमें सौर मंडल को बांधे रखता है, ठीक है। और सूर्य सौर मंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत होता है, लेकिन इसकी अधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि सबसे अधिक तारा नजदीक होने से यह बहुत दूर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे, एसएससी और यूपीएससी में क्वेश्चन आता रहा है कि सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर होता है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपका आया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट होता है कि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर आपका दूर आता है। तो सभी बच्चे इम्पोर्टेंट लगा लेंगे क्वेश्चन कि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम कुछ इनको भी देख लेते हैं क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इन पर भी नजर रख लेते हैं हम, ठीक है। एनसीईआरटी, ठीक है। शब्द की उत्पत्ति, एक भाषा का जियोग्राफी जैसे एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण, ठीक है ना। पृथ्वी के बारे में इसमें जानते हैं। जी शब्द का अर्थ है जियोग्राफी, है ना। देखो मैं जियोग्राफी का आपको अर्थ अगर समझाने की कोशिश करूं, जी ओ, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है ना, पृथ्वी का अध्ययन। यहाँ पे आएगा पृथ्वी का मापन और यहाँ पे आएगा पृथ्वी के आकार का अनुरूप। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रह, ठीक है। ग्रह हमारे जितने भी सौर मंडल होते हैं, हमारे सौर मंडल होते हैं, इसमें 8 ग्रह होते हैं जो सूर्य से दूरी के अनुसार में बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, सान, यूरेनियस तथा नेपच्यून है। सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार इन ग्रहों के नाम याद रखने का एक आसान ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आप ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। ये क्या है? आपकी ट्रिक है। जो भी बच्चा नाम याद रखना चाहता हो तो इस ट्रिक से ही नाम याद रख सकता है, ठीक है। माई, वेरी, ये सब चीजें, मदर, जस्ट, अभी बहुत ही अच्छी एनसीईआरटी ने ट्रिक बनाई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य के 8 से भी ग्रह, सूर्य सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ठीक है। ये रास्ते क्या हैं? आपके दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं और ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आया है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सभी बच्चे इसको इम्पोर्टेंट लिखेंगे कि 8 ग्रह इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ और मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और फिर ये एक रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं? कक्षा भी कहते हैं, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसा आता है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक और बन जाता है, ठीक है।
बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना केवल 88 दिन लगते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से निकल कर आ गया है, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये बात आपकी यूपीएससी में पूछी जा चुकी है और आगे पूछी जा सकती है। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट ये आपका निकल के आया है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, और अपनी कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है ना, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि आकार में आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। ठीक है अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपने यह निर्णय लिया कि खगोलीय पिंड प्लूटो बोन ग्रह कहे जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम पृथ्वी की कि हमारी जो पृथ्वी है जिस पर आप सभी रहते हैं वह क्या है। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि नोट साथ साथ बनाते चले। ठीक है, पृथ्वी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पृथ्वी के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, पृथ्वी क्या है। सूर्य के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया। सूर्य के हिसाब से यानी सूर्य के हिसाब यानी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ सूर्य में पृथ्वी क्या है, तीसरा ग्रह है, इस तरह के आपका क्वेश्चन बनेगा कि ये बताइए कि सूर्य में कौन सा तीसरा ग्रह है। तो तीसरा ग्रह कौन सा आपको, सूर्य में तीसरा ग्रह कौन सा आपका, पृथ्वी। और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, हाँ आकार में। और देखो इस दूरी से, ये बात नोट रखो, दूरी से और आकार से, आप सभी बच्चों को मैं बड़ी बारीकी से समझा रहा हूं, दूरी से और आकार से तीसरा ग्रह कौन है, दूरी के हिसाब से पृथ्वी और आकार के हिसाब से कौन सा ग्रह है, पांचवा पृथ्वी। ठीक है ना, तो आप सभी समझ सकते हैं दूरी पृथ्वी में तीसरा ग्रह है और आकार पांचवी में पांचवा ग्रह है। ठीक है, तो ये बात आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यानी ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपचपटी है, इस कारण इसको भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ होता है आपका पृथ्वी के समान आकार। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जीवन के लिए अनुकूल केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, ये तो आप सभी को पता होगा। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है ना ही अत्यधिक ठंडी है। ठीक है, यह यहाँ पर पानी और वायु दोनों चीजें आपकी उपस्थित रहती हैं। ठीक है, और वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है और पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है ना, अद्भुत का मतलब बहुत अच्छा, और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई पड़ता है। इसका दोष इसी का पानी से घटा है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंद्रमा। ये आपको चित्र में दिख रहा होगा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ऐसा उपग्रह है, चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। ये इम्पोर्टेंट बात है। इसका व्यास पृथ्वी के समान केवल 1/4 भाग में होता है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि अन्य खगोलीय पिंड इसकी अपेक्षा नजदीक है। तो आप दो बातें यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखेंगे। पहली बात इम्पोर्टेंट आपकी निकल जाती है, दूसरी बात ये आपकी इम्पोर्टेंट निकलती है। तो ये दोनों बात आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपग्रह, देखिए उपग्रह के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मानव निर्मित उपग्रह। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन उठ जाते हैं, इसलिए मैं आपको हर चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक कृत्रिम पिंड होता है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया होता है, जैसे ये होता है मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, और इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पृथ्वी पर रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। ठीक है, देखिए चलिए हम बात करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर ही पूरा चक्कर लगाता है। चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। ठीक है, इनकी सतह पर पर्वत, मैदाने व गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को आपको देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका शुद्ध ग्रह क्या है। तारों
एवं ग्रहों द्वारा उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या है ये? असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको कोशिश करूं बताने की, ये आपका सूर्य है और उसके चारों ओर ये छोटे छोटे पिंड क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, जब ये चक्कर लगाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं, और इनको शुद्ध ग्रह भी कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, और जो विस्फोट जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण टूटकर अलग हो गए थे। अब उल्का पिंड के बारे में हम पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं, जो पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति हमें गिरने पर दिखाई देती होती है। ठीक है ना, इस प्रक्रिया के दौरान इनमें घर्षण होने के कारण जलकर गर्म हो जाते हैं और चमकदार प्रकाश